Let's begin chapter number 5 water class 7th geography। आपको पता है कि जो वाटर वेपर है वो कैसे कॉज होते हैं, बाय जो सन हीट। जब वाटर को इवेपोरेट करती है तो वाटर वेपर बन जाते हैं। जब वाटर वेपर कूल डाउन होते हैं तो कंडेंसेशन प्लेस होती है, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर वो लैंड पे या सी में गिरते हैं। प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या स्लीट। ठीक है, ये प्रोसेस जिससे वाटर कॉन्टीन्यूसली अपनी फॉर्म को चेंज करता है, वाटर से वाटर वेपर, फिर ठीक है। और ओशंस और एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में वाटर डिफरेंट फॉर्म्स में सर्कुलेट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। हमारी जो अर्थ है वो एक लाइक अ टेरेनियम है। टेरेनियम क्या होता है? आर्टिफिशियल क्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो अर्थ है वो भी हमारी ऐसी ही है। जो वाटर इतनी सेंचुरीज पहले था वो अब भी एग्जिस्ट करता है। जो वाटर है वो हरियाणा में फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए यूज़ होता है, और जो है अमेजोन रिवर से नीचे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 100 साल पहले यहाँ पर आ गया था। तो मेजर सोर्सेज जो फ्रेश वाटर्स के अर्थ पर हैं वो रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ये सब हैं। ओशन बॉडीज़ और सीज जो हैं वहाँ पे सॉल्टी वाटर है। जो वाटर है ओशंस का वो सॉल्टी या सैलाइन है, बिकॉज उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द सोल्ट सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, या जिसको हम कॉमन टेबल सोल्ट भी कहते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक बातें थी वाटर साइकिल की। आप देख सकते हो डायग्राम, पानी उठ रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है, वापस सरफेस पे आ रहा है, माउंटेन से फ्लो होके वापस रिवर में, दोबारा इवेपोरेशन हो रही है, फिर दोबारा कंडेंसेशन, एंड द प्रोसेस गोज़ ऑन। ये वर्ल्ड का मैप देखो आप, मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स इसमें दिखाई गई हैं, राइट। और इसमें आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और आपका ये सदर्न ओशन, ये 5 ओशंस इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब आप लोगों को पता है कि अर्थ सरफेस का 3/4 जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, राइट। अब जब इतना सारा पानी लैंड पे है, अर्थ पे है, तो फिर भी कंट्रीज़ को वाटर स्कैर्सिटी क्यों फेस करनी पड़ती है? क्या सारा वाटर अर्थ पे जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज जो 97.3% ऑफ वाटर है ओशंस में है वो सेलाइन है, वो हम नहीं यूज़ कर सकते। 2% आइस कैप्स में स्टोर्ड है, 0.6 एज अ ग्राउंड वाटर में है, 0.009% फ्रेश वाटर लेक्स में है, और 0.009 इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में है, 0.0019 एटमॉस्फेयर में है, और 0.001 रिवर्स में है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की परसेंटेज में। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, ये है। अब इसमें डेफिनेशन दे रखी है सैलिनिटी की। सैलिनिटी है कि ये कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स में प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में। एवरेज सैलिनिटी जो ओशंस की होती है वो होती है 35 पार्ट्स पर 1000। फिर एक एग्जांपल ये दे रखा है कि जो डेड सी है इजराइल में, उसकी 340 ग्राम सैलिनिटी है पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स वहाँ पे फ्लोट कर सकते हैं, बिकॉज जो इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट इस रिवर में है वो उसको डेंस बना देता है। 22 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, जब लोगों को अवेयर कराया जाता है कि वाई वी शुड सेव वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओशन सर्कुलेशन। जो वाटर है ओशंस में, पोन्ड्स में, लेक्स में, वो स्टिल नहीं रहता। जो मूवमेंट है वाटर्स की वो ओशंस में होती रहती है, और जनरली 3 टाइप्स की मूवमेंट ओशंस में होती है। वेव्स इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स और इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। सबसे पहले हम ओशन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव्स जब फॉर्म होती हैं जब जो विंड्स हैं वो ओशन के सरफेस पे स्क्रैप होती हैं। ओशन के सरफेस पे विंड लगती है तो पानी उठ जाता है और वो वेव्स होती हैं। विंड ज़्यादा तेज़ होती है तो उतनी ही बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो जब वाटर जो है ओशन के सरफेस पे वो राइज और फॉल हो रहा है ऑल्टरनेटली, उसे हम कहते हैं वेव्स। स्टॉर्म के टाइम पे जो विंड्स हैं वो बहुत हाई स्पीड पे ब्लो करती हैं, जिस वजह से वेव्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बनती हैं, और इस वजह से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स जो है वो भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वेव्स को शिफ्ट कर सकती हैं, जिस वजह से एक बहुत बड़ी ह्यूज टाइडल वेव क्रिएट हो जाती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं, जो 15 मीटर से भी बड़ी हो सकती है। लार्जेस्ट सुनामी जो आज तक आई है वो 150 मीटर हाई थी, और जो ये वेव्स हैं ये ट्रेवल करती हैं 700 किलोमीटर पर घंटे से ज़्यादा स्पीड की। और जो सुनामी है 2004 की जो इंडिया में हुई थी कोस्टल एरियाज़ में, जो बहुत ज़्यादा उससे डिस्ट्रक्शन हो गया था, और इसी सुनामी के टाइम पर जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, वो सबमर्ज हो गया था सुनामी के बाद। सुनामी जो है एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, क्योंकि जो हार्बर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब भी कोई ना कोई सुनामी आई होती है, ठीक है। तो ये सुनामी के बारे में दे रखा है।
द अर्थ्स पेंडेमोनियम, राइट। सुनामी या जो हार्बर वेव है इसको बोलते हैं, ये इंडियन ओशन में आई थी 26 दिसंबर 2004 एंड दिस वाज ड्यू टू द अर्थक्वेक जो सुमत्रा की वेस्टर्न बाउंड्री के पास था। मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा था, उसका 9 मैग्नीट्यूड था और इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के अंदर चली गई थी, तो सडन मूवमेंट हुई थी सी फ्लोर का, जिस वजह से अर्थक्वेक हो गई थी। ओशन फ्लोर है वो डिस्प्लेस हो गया था बाय अबाउट 10 से 20 मीटर का और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो गया था, तो जिस वजह से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर है वो उस गैप को भरने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो गया था ना ये इसका ओशन फ्लोर का, फिर जो गैप बन गया था उसको भरने के लिए बहुत सारा पानी वहाँ पे फ्लो हो गया, जिस वजह से कोस्ट लाइन्स में भी पानी आ गया था और इन मूवमेंट्स की वजह से सुनामी हो गई थी, जो कि 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, जो कि एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की भी स्पीड होती है। सब कुछ उसने आइलैंड्स पे वॉश ऑफ कर दिया था। इंदिरा पॉइंट से मर्ज हो गया था, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का। और जो वेव्स हैं वो अर्थक्वेक के एपिसेंटर से सुमत्रा से जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और श्रीलंका की तरफ मूव कर रही थी। जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि वाटर की जो डेप्थ है वो भी डिक्रीज़ हो गई थी। ट्रैवल स्पीड भी डिक्लाइन हो गई थी, 700 से 900 किलोमीटर पर घंटा से 70 किलोमीटर पर घंटे के आसपास आ गई थी। सुनामी वेव्स जो हैं वो 3 किलोमीटर की डेप्थ तक ट्रैवल हुई थी फ्रॉम द कोस्ट, जिससे 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे और लाख से ज़्यादा हाउसेज जो हैं वो अफेक्टेड हुए थे। इंडिया में वर्स्ट अफेक्टेड कोस्टल एरियाज अरुणाचल प्रदेश के थे, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये अफेक्टेड एरियाज थे। अर्थक्वेक को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट पॉसिबल है कि 3 घंटे का पहले हम नोटिस दे सकते हैं कि सुनामी बन सकती है। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हैं पैसिफिक ओशन के आसपास लगाए गए थे, इंडियन ओशन में नहीं थे उस टाइम पर। तो सुनामीज़ जो है इंडियन ओशन में रेयर है, क्योंकि सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन में कम है। तो दिसंबर 2004 की सुनामी की वजह से साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा डिवास्टेट हो गए थे और जो इतनी ज़्यादा डैमेज हुआ था लाइफ और प्रॉपर्टी को, इट वाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और जो नॉलेज है वो लोगों के पास नहीं थी इतनी ज़्यादा। उस टाइम जब क्या हो रहा था ना, सुनामी आने वाली थी तो पानी जो है कोस्टल रीजन से बहुत दूर चले गया था, दूर जाके फिर आगे आता है ना दोबारा, तो इसीलिए लोग देखने चले गए क्या चल रहा है। उनको क्या पता सुनामी है, देवर लाइक कि कितना बड़ा मिराकल कुछ हो रहा है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस कैजुअलिटी जो है, जो क्यूरियस ऑनलुकर्स थे वहाँ पर, सुनामी की वजह से कैजुअलिटीज़ फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, लैक ऑफ नॉलेज थी। नेक्स्ट मूवमेंट वाटर की टाइड्स की फॉर्म में भी होती है। जो राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर होता है एक दिन में 2 बार, उसको हम टाइड कहते हैं। हाई टाइड है जब वाटर कवर जो है शोर को बिल्कुल, वाटर जो है जब शोर को प्रॉपर तरीके से ज़्यादा तरीके से कवर कर लेता है अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचकर, उसको हम कहते हैं हाई टाइड। और लो टाइड होता है जब वाटर अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंचकर ओ शोर से बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है। जो ग्रेविटेशनल पुल है विच इज़ एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून अर्थ सरफेस पे, उस वजह से टाइड्स होती हैं। जो वाटर है अर्थ पर, और वो भी जो क्लोज़र टू द मून है, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल होता है, जिस वजह से हाई टाइड क्रिएट हो जाती है। तो फुल मून और न्यू मून डेज और सन और मून और अर्थ जो है सेम लाइन में होती हैं, तो टाइड्स हाईएस्ट होती है। समझ रहे हो कि जब मून के पास जो अर्थ का वाटर है वो पुल होता है बिकॉज ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे हाई टाइड क्रिएट होती है। और जिस दिन फुल मून और न्यू मून दिन डे होता है उस दिन सन, मून और अर्थ एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जिस वजह से टाइड्स हाईएस्ट होती हैं। और इन टाइड्स को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। और जब मून अपने फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन वाटर्स जो हैं वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो ओशन वाटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉन आउट होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, जिस वजह से लो टाइड्स क्रिएट होती हैं। इन टाइड्स को हम नीप टाइड्स कहते हैं। दोबारा सुनो, जो ये टाइड्स हैं वो दे आर फाउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस। ठीक है, जब वाटर है अर्थ का विच इज़ क्लोजर टू द मून, वो पुल होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे हाई टाइड क्रिएट हो जाती है। और जिस दिन फुल मून और न्यू मून डे होता है उस दिन सन, मून और अर्थ एक सेम लाइन में होते हैं, जब टाइड और तब टाइड्स हाईएस्ट होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। पिक्चर में आप देख सकते हो स्प्रिंग टाइड, राइट। लेकिन जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में है तो ओशन वाटर जो है वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और अर्थ की वजह से, जिसकी वजह से फिर क्या बनती है, लो टाइड्स बनती है। और इन टाइड्स को हम कहते हैं नीप टाइड्स। पिक्चर में आप देख सकते हो, राइट। अर्थ पे सन का भी और मून का भी क्या लग रहा है,
फोर्स लग रहा है, राइट। हाई टाइड्स जो है वो नेविगेशन में हेल्प करती हैं, वो वाटर लेवल को शोर के पास ले आती हैं, जिससे जो शिप्स हैं वो हार्बर पे मोर इजीली आ सकती हैं। हाई टाइड्स फिशिंग में भी हेल्प करती हैं, बहुत सारी फ़िश क्योंकि शोर के पास आ जाती हैं हाई टाइड के टाइम पे, राइट। इससे जो फिशरमैन है उनको बहुत अच्छी ज़्यादा फिशेस कलेक्ट हो जाती हैं। तो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो टाइड्स की वजह से होता है वो कई प्लेसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है। अगली मूवमेंट ऑफ द वाटर इज ऑल्सो द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स जो हैं स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं दैट फ्लो कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनाइट डायरेक्शंस, ठीक है। ओशन करंट्स जो है वार्म भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। जनरली जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो इक्वेटर के आसपास होते हैं और पोल्स की तरफ चलते हैं, और जो कोल्ड करंट्स हैं वो वाटर पोलर या हायर लेटीट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर लेटीट्यूड्स की तरफ लेके आते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जो लेब्राडोर ओशन करंट है वो एक कोल्ड करंट है, जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म करंट ओशन करंट है। जो ओशन करंट्स होते हैं वो सराउंडिंग एरियाज़ का टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वार्म करंट्स जो हैं टेम्परेचर को कम कर देते हैं, मतलब ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि वार्म टेम्परेचर कर देते हैं। और जो एरियाज़ जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड मिलते हैं। सीज़ अराउंड जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऐसे एग्जाम्पल हैं। ये एरियाज़ हैं जहाँ पे वर्ल्ड और ओशन वार्म और कोल्ड करंट जो है ओशन करंट्स जो हैं वो मीट करते हैं, और फॉगी वेदर आता है यहाँ पर, तो इसीलिए ये नेविगेशन के लिए मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फ़िशिंग के लिए अच्छे होते हैं।